हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट चैप्टर लिविंग बर्ड में हमने वहाँ पर एक सिंपल टर्म आई थी हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गिवन बाय कॉल्स लीनियस की बात कर रहे थे हम कि उन्होंने जितने भी जीव हैं हमारे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हैं, उन्होंने क्या कहा कि उनको बांटना क्या है, ज़रूरी है। तो वो टर्म क्या कहलाई जा रही थी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो साइंटिफिकली हम क्या पढ़ेंगे, इट इज़ द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे एक सही तरीके से ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना, किस बेसिस पर, उनमें क्या समानताएं हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं, उनका बाहर रूपी रंग रूप ढांचा कैसा है और उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उनकी पूर्वजता क्या है। तो ये कुछ आधार बनाए गए किसको करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को बांटने के लिए। तो वो जो साइंटिफिक तरीका है कि ऑर्गेनिज्म को हम कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही छांटें, वो प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हमारे अर्थ पर नोन है और कितनी अभी अननोन है, हमें पता ही नहीं वो कौन सी कैटेगरी में है। तो इतने ज्यादा डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए क्या है, एक प्रॉपर ऑर्डर होना बहुत जरूरी है, ताकि हम देखकर ही, हम मॉर्फोलॉजिकली बाहर देखने से हम बता, जैसे आप सिंपली देखने से बता पाते हैं ना कि ये एनिमल है, ये प्लांट है, वो चीज पॉसिबल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं हमारी धरती पर और पानी के नीचे, बहुत बड़े बड़े जंगलों में, जिनको बाहरी रूप से हम नहीं देखकर बता पाएंगे कि भाई ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये प्लांट है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई एनिमल है। तो ऐसे जीवों को पढ़ने के लिए क्या है, उनकी छटाई करना बहुत जरूरी है। उनको कुछ करेक्टर्स के बेसिस पर, वो करेक्टर्स क्या है, रिलेशनशिप्स, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़कर हम उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में बना देंगे। तो क्या है, उसको पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम डिफरेंट ग्रुप्स की कैटेगरीज बना देंगे तो उसको जानना क्या है, आसान है। तो नीड क्या हुई, इट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू स्टडी, वो हमारी स्टडी में हेल्प कर रही है। अगर हम उनको ग्रुप्स में नहीं डिवाइड करेंगे तो ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो हमारी नॉलेज को, हमारी इंफॉर्मेशन को इजी बनाने के लिए क्या आई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आई। तो सबसे पहली जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थी वो थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसने दी थी, एरिस्टोटल ने दी थी। किसने दी थी, एरिस्टोटल ने। उन्होंने क्या कहा था कि हमारे जितने भी जीव हैं धरती पर वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहले है प्लांटी और दूसरे हैं एनिमीलिया। ये दो बड़े किंगडम बनाए उन्होंने। किसने, एरिस्टोटल ने। उन्होंने ये जो किंगडम बनाए किस आधार पर बनाए, सिर्फ बाहर का ढांचा देखकर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, बाहरी रूप को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो ये दो किंगडम्स बनाई गई किस बेसिस पर, कि उनकी बाहर से मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो उन्होंने दो बड़ी किंगडम्स बना दी, एक प्लांटी बोलेंगे हम, दूसरा क्या बोलेंगे, एनिमीलिया। तो प्लांट की कैटेगरी उन्होंने क्या कहा कि जो बहुत लंबे लंबे ट्रीज हैं, बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं, उनको हम कौन सी कैटेगरी में पढ़ाएं, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, उनको हम ट्रीज बोलेंगे।
जो झाड़ियां सी होती हैं आपकी, जो हेजेस बनाते हैं, जैसे आपने अपने स्कूल के साइड में देखा होगा, स्टेज के अराउंड हो गया, या जहां हमारा पार्किंग एरिया है वहां पर क्या है, झाड़ियां सी हैं जो बिल्कुल नीचे भी नहीं है, हमारे कमर तक आती हैं जो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, शब्स बोलेंगे। और बहुत छोटी जैसे आपकी घास होती है उनको हम क्या बोलेंगे, जैसे आपका धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ये सब क्या है, बिल्कुल हमारे फुट लेवल तक ही रहती हैं, तो उनको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, हर्ब्स। तो ये 3 कैटेगरीज जो प्लांट की बनी है वो किस आधार पर बनी है, हमें वो कैसा दिखाई दे रहा है, बाहर से कैसा दिख रहा है, इसलिए हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी रूप। एनिमल्स को किस बेसिस पर बनाया गया, वो एनिमल्स जिनका ब्लड क्या है, रेड कलर का है, और दूसरे एनिमल्स जो जिनका ब्लड ग्रुप ब्लड रेड कलर का नहीं है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे जीव थे जो कुछ करेक्टर्स तो ये शो कर रहे थे। अब ट्रीज, हर्ब, शब्स, इनके पास एक और क्या हो जाएगा, प्लस सेल वॉल, है ना। हमने छोटी क्लासेस में डिफरेंस इन प्लांट एंड एनिमल सेल किया था। प्लांट के पास क्या होता है, सेल वॉल, और एनिमल्स के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है ना। तो ये बाहरी रूप से आपने देखकर बताया कि जो बहुत लंबे लंबे हैं उन्हें हम ट्रीज कहेंगे, जो थोड़े कम हाइट के हैं उन्हें हम शब्स कहेंगे, और जो बिल्कुल लोअर हाइट्स के होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलेंगे। तो एरिस्टोटल ने ऐसा कहा, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन थी ये बिल्कुल गलत थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव थे जो इन 2 कैटेगरीज में भी नहीं आ रहे थे, ना वो ये करेक्टर शो कर रहे थे, ना वो ये करेक्टर शो कर रहे थे। फिर हमारे एक और साइंटिस्ट आए, लीनियस, जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले दी थी 1758 में। उन्होंने क्या कहा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने भी क्या बनाया, अपना वही आधार बनाया, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, बाहरी रूप देखकर, कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाएंगे उन्हें हम प्लांट की कैटेगरी में डालेंगे, और उनके पास क्या होगा, सेल वॉल होगा। एनिमल जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दोज हु डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, उनको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, एनिमल्स में, एनिमीलिया में डालेंगे। तो लीनियस ने भी एरिस्टोटल की तरह 2 ही किंगडम बनाई, लेकिन उसका आधार थोड़ा सा डिफरेंट था। उन्होंने क्या कहा, न्यूट्रिशन बेस बना दिया कि जो अपना खाना खुद बनाएंगे वो प्लांट में आएंगे, और जो अपना खाना दूसरों से लेंगे वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, एनिमल्स में आएंगे, एनिमीलिया में आएंगे। लेकिन ऐसी क्लासिफिकेशन भी क्या थी, अनसेटिस्फैक्टरी थी, इसलिए ये क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। आज के टाइम हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। क्या था, सबसे पहला ड्रॉबैक था, नो डिफरेंस इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं बच्चे, जिनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेलीज होती हैं। जैसे कि हम एनिमल्स के सेल कैसे हैं, यूकैरियोटिक है, या हम प्लांट्स के सेल बोले यूकैरियोटिक है, जिनके अंदर बहुत अच्छे से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। जबकि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, पहले का जो सेल है, सबसे पहले जो सेल आया था उसके अंदर बहुत अच्छे से न्यूक्लियस नहीं बना था और ना ही ऑर्गेनेलीज थी। आपने 9th में एक छोटी सी टर्म पढ़ी होगी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर बेटर देन प्रोकैरियोटिक। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है, कोई भी चीज नहीं है उसके अंदर जो उसके कामों में मदद करेगी। जबकि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स है, आपके गोल्जी बॉडीज हैं, लाइसोसोम्स हैं, ये सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है जो हमारे सेल को क्या करेगी, काम करने में मदद करेगी। यहाँ पर क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है। जबकि यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर के लिए
लेबर ही नहीं है, ऑर्गेनेलीज ही नहीं है जो काम में मदद करेंगी। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? जब काम बंटने लग जाता है तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि हमने दो तरह के सेल पढ़े हुए हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन लीनियस की जो क्लासिफिकेशन थी उसमें इस चीज की कोई जानकारी नहीं थी। क्या पता बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोकैरियोट्स हों जो खाना खुद बना रहे हैं, बहुत सारे यूकैरियोट्स हैं जो अपना खाना खुद बना रहे होंगे। तो वो यूकैरियोट भी प्रोकैरियोट भी सारे किसमें डाल दिए? एक कैटेगरी में। तो यहाँ पर सेल के टाइप पर क्लासिफिकेशन नहीं की गई। जैसे हम आगे एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है युगलीना। युगलीना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कभी तो अपना खाना खुद बनाने लग जाता है और कभी वो अपना खाना दूसरों से लेगा। कंडीशंस के हिसाब से वो अपनी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। जब दिन में सनलाइट अवेलेबल होती है तो युगलीना क्या शो करता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव करेगा, अपना खाना वो खुद बनाएगा। लेकिन जब रात को, जब सनलाइट नहीं अवेलेबल है, उस वक्त वो कैसे बिहेव करेगा? एज एनिमल, हिट्रोट्रॉफिक। हिट्रोट्रॉफिक हो जाएगा वो, हिट्रोट्रॉफ। इन डे इट बिहेव एज ऑटोट्रॉफ, इन नाइट इट बिहेव एज हिट्रोट्रॉफ। तो लीनियस की जो क्लासिफिकेशन थी, युगलीना को कोई पोजीशन नहीं मिली। अब हम उसको प्लांट में डालें या एनिमल में डालें, उसकी पोजीशन कोई स्पेसिफाई नहीं हुई, क्योंकि वो दोनों तरह के कैरेक्टर्स दिखा रहा है। प्लांट की तरह खाना भी बनाना जानता है और एनिमल्स की तरह दूसरों से खाना भी लेना जानता है। तो युगलीना को हम कहाँ डालें? ठीक है। दूसरे ड्रॉबैक क्या था? नो डिफरेंस इन मल्टी सेलर एंड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। यहां पर भी वही बात हो गई, जैसे हमने सेल के टाइप पढ़े ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे जीव हैं जो केवल एक ही सेल से बने हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलर। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं। कोशिकाएं जुड़कर क्या है? टिश्यू उत्तक बनाएंगी, उत्तक जुड़कर क्या? ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। लेकिन प्लांट, ये जो लीनियस की क्लासिफिकेशन थी टू किंगडम, उसमें इस चीज को भी नहीं बताया गया। जैसे हम बात करें कि ये जो फंजाई है, फंजाई एक्चुअल में क्या है? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन बहुत सारी ऐसी फंजाई हैं जो क्या हैं? अपना खाना किस तरीके से ले रही हैं? हिट्रोट्रॉफिक होती हैं, ये दूसरों से खाना ले रही हैं। तो क्या ये एनिमल की कैटेगरी में आनी चाहिए? लेकिन इनके पास सेल वॉल वाला कैरेक्टर भी होता है। अभी हमने पढ़ा ना, लीनियस ने क्या कहा था? जो अपना खाना खुद बना रहे हैं और जिनके पास सेल वॉल होती है। तो लेकिन जो फंजाई है, नो डाउट इसका जो कैरेक्टर कि दे टेक फूड फ्रॉम अदर्स, हिट्रोट्रॉफिक इन नेचर है, लेकिन इट हैज सेल वॉल। तो फंजाई की पोजीशन, फंजाई को तो कहीं जगह ही नहीं मिली, प्लांट में रखा जाए या उसको एनिमल्स में रखा जाए। ऐसे ही लाइकन्स आगे हम पढ़ेंगे, उनकी भी पोजीशन टू किंगडम में कहीं नहीं मिली थी। ठीक है। ऐसे ही क्लेमाइडोमोनाज, जो ये स्पायरोगायरा है, ये एक्चुअल में तो क्या है? यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं? अपना खाना खुद बना सकते हैं। प्लांटी में, प्लांट में इसमें रखा गया। ठीक है। अब जो बड़े बड़े ट्रीज हैं वो तो है ही मल्टी सेलर, तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के साथ ही यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स रखे जा रहे हैं, है ना। तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं दी लीनियस ने। उसने एक सिंपल जर्नल व्यू हमें दिया कि जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको हम प्लांट्स कह दें, और जो दूसरों से खाना ले रहे हैं, लेकिन एक बायोलॉजिकली जो क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, जो बेस होना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं था। इसी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर पोजीशन हम नहीं बता पाए।
लेकिन लीनियस की जो क्लासिफिकेशन थी बहुत लंबे समय तक चली, क्योंकि इस बीच जितनी भी डिस्कवरीज हुई, हमने जब सेल को आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया, सेल को देखना शुरू कर दिया, माइक्रोस्कोप्स आ गए, उसी से हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर हैं, किन ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या है, मल्टीसेलर है। तो ये जो हमारे पास बायोलॉजी में बून आया था माइक्रोस्कोप, उसने हमारी बायोलॉजी को पढ़ने का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। इसी वजह से फिर बाद में इन 1969 एक नई क्लासिफिकेशन दी गई, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दी थी? R.H. विटाकर ने दी थी। उसने क्या कहा कि हमारे पास जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पर, हम उनको 5 किंगडम में बांटते हैं। किंगडम बच्चे आपको ध्यान है, जहां पर बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी ये टर्म्स। हमारी हायरार्की लेवल की सबसे हायर पोजीशन क्या होती है? किंगडम होती है। तो विटाकर ने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 कैटेगरीज में बांट दिया, लेकिन उसने अपने आधार जैसे लीनियस ने बनाए थे वैसे नहीं, उसने अपने नए आधार बनाए, और दैट फीचर्स आर मोर एक्सेप्टेड। ये जो क्लासिफिकेशन का करने के जो फीचर्स थे, दे आर बेटर, and nowadays most accepted theory for biological classification is 5 kingdom। तो उसने क्या आधार बनाए, क्या फीचर्स लिए? सबसे पहला फीचर लिया उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अभी जैसे हमने पढ़ा था, लीनियस ने कुछ नहीं डिफरेंस बताया था यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। हम ये भी कह सकते हैं जब लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई, तब तक ये पता ही नहीं था यूकैरियोट्स भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स भी होते हैं। लेकिन विटाकर जब हमारे 20th सेंचुरी में हम आ चुके थे, तो हमारी बायोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ चुकी थी, माइक्रोस्कोप्स आ चुके थे, जिससे हम सेल को देख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहला जो आधार बनाया था अपना, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो 2 तरह के सेल्स होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म इन 2 तरह के सेल से बना होगा, या तो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे उसके अंदर, या क्या होंगे? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल, और यूकैरियोटिक मतलब एडवांस सेल। प्रिमिटिव सेल विदाउट न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज, जबकि एडवांस सेल क्या है? विद न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो 2 तरह के सेल्स के बारे में उसने सबसे पहला बेस उसने इसी के बारे में बनाया कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा होगा हमारा। दूसरी उसने बात क्या कही कि दूसरा कैरेक्टर हम क्या ले? कॉम्प्लेक्सिटी, कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो जटिल है या सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मतलब क्या वो जीव केवल एक ही सेल से बना हुआ है? अगर वो एक ही सेल से बना हुआ है तो उसको हम क्या बोल देंगे? यूनिसेलर। अगर वो जीव बहुत सारे सेल से बना हुआ है, उसको हम क्या बोल देंगे? मल्टी सेलुलर। ठीक है। तीसरी चीज उसने क्या ली? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं हम, ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक, दोज हु प्रिपेयर देयर फूड, जबकि हिट्रोट्रॉफिक में दोज हु डिपेंड ऑन अदर्स। अब अदर से खाना लेने का तरीका हमारे पास 2 तरीके का हो सकता है। हेलोजोइक, हेलोजोइक मतलब जो खाना निगल रहे हैं अंदर जाकर, जहां पर डाइजेशन हो रही है, जैसे हम एनिमल्स। जबकि सेप्रोफिटिक क्या होता है? जो हम गले सड़े से खाना, डेड एंड डिके से जो खाना ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक। तो तीसरा कैरेक्टर उसने आधार क्या बनाया कि न्यूट्रिशन कैसा होगा ऑर्गेनिजम्स का। सबसे पहला
सेल कैसा है, दूसरा उसकी बॉडी कैसे है बनी हुई है, एक ही सेल से बनी हुई है या बहुत सारे सेल से बनी हुई है, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, और चौथा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब उसकी एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसके पूर्वज है वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उनमें चेंजेस आए, ये सारी चीजें का आधार विटाकर ने बनाया था। तो विटाकर ने ये 4 कैरेक्टर्स लेकर अपनी क्लासिफिकेशन को दिया और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में बांट दिया। अब हम ये देखते हैं कि वो 5 किंगडम कौन सी थी हमारी। तो लिविंग वर्ल्ड को इन 5 किंगडम में बांट दिया गया, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। सबसे पहला आधार क्या था, सेल टाइप। सेल टाइप में मोनरा में जो आपकी पहली किंगडम है मोनरा, इसमें क्या आएंगे आपके प्रोकैरियोट्स, बाकी सब क्या है यूकैरियोट्स। तो पहला जो सेल टाइप था, पहले जो फीचर था हमारा सेल टाइप, उससे हमें कौन सी चीज मिल गई कि वो जीव जिनके प्रिमिटिव सेल है जिनके अंदर, वो सारे किस में आएंगे, मोनरा में आएंगे, और जिनके अंदर एडवांस सेल है वो आगे वाली कैटेगरीज में चले जाएंगे। तो मोनरा में सिर्फ कौन से जीव आएंगे, जिनका प्रिमिटिव सेल है, प्रोकैरियोट है, जिनके अंदर ना वेल डेवलप न्यूक्लियस है ना वेल डेवलप ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, तो पहले कैरेक्टर से हमें कौन मिल गए, मोनरास। दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, यहाँ पर एब्सेंट। ये सारे एडवांस सेल है तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। दूसरा कैरेक्टर हमने क्या लिया था, कॉम्प्लेक्सिटी, या हम क्या बोल रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो जीव एक ही सेल से बना हुआ है या बहुत सारे सेल से बना हुआ है। तो मोनरा की कैसे है, यूनिसेलुलर है, सेलुलर नेचर है उनका, यूनिसेलुलर। ठीक है, जबकि तो प्रोकैरियोट कैसे हो गए, उनका पुराना सेल है और सारा शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है। फिर अगली जो क्लासिफिकेशन दी उन्होंने, क्या उसमें क्या आ गया, ऐसे यूकैरियोटिक सेल जो जिनकी बॉडी, ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ क्या है, एक सेल। अभी हमने 4 चीजें देखी इसमें, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये चारों के चारों क्या थे, यूकैरियोट्स। अब इनमें कैसे डिफरेंस करें, तो दूसरा कैरेक्टर हमें क्या मदद कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म छांटने में मदद कर रहा है ऐसे यूकैरियोट्स जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना हुआ है, यूनिसेलर, वो सारे कौन सी किंगडम में आ जाएंगे, आपके प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। ठीक है, अब बाकी 3 किंगडम, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब इनको छांटने का क्या तरीका हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या कहें हम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोनरास जो हैं हमारे, ये 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये ऑटोट्रॉफिक भी है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, और अभी हम डिटेल पढ़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर में बीमारियां कॉज करते हैं, वो हमसे खाना ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफिक। तो बैक्टीरिया दोनों तरह का खाना लेने की क्षमता रखते हैं, खुद भी बनाना जानते हैं और दूसरों से भी बनाना जानते हैं। तो ऐसे ही हम आगे देखेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है और हेटेरोट्रॉफिक है, लेकिन ये दोनों सेल के आधार पर क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। अब हमने अलग करना है किसको, अगली कैटेगरीज को, जो क्या है, यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर। तो उनको हमें सेपरेट करने के लिए क्या चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना है। जो फंजाई हैं आपकी, जिनका क्या है, यूकैरियोटिक सेल है और मल्टीसेलुलर इन नेचर है, लेकिन उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटेरोट्रॉफिक,
वो दूसरों से खाना ले रहे हैं। और कैसा हेटेरोट्रॉफिक है? गले सड़े से, डेड एंड डिके से खाना ले रहे हैं, या क्या कहें हम, हमारे अंदर बीमारियां जैसे दाद हो जाता है ना, आपको स्किन रैशेज हो जाते हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? फंजाई की वजह से हो रहे हैं। तो पैरासिटिक भी हैं, वो हमारी बॉडी पर ग्रो कर जाते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? दैट ग्रो ऑन अदर्स बॉडी, दूसरों की बॉडी पर ग्रो होने वाले जीव, छोटे जीव। पैरासाइट मीन्स जो छोटे जीव होते हैं जो दूसरों की बॉडी पर ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। तो ये पैरासाइट की तरह भी काम करते हैं। और सेप्रोफिटिक, गले सड़े, कोई चीज आपकी खराब हो जाती है, उसके ऊपर फुई लग जाती है ना, तो वो क्या है? सेप्रोफिटिक है। तो फंजाई और प्लांट दोनों कैसे डिफरेंट हो गए? ये भी यूकैरियोट थे, मल्टीसेलर थे, लेकिन इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन टोटली क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफ हैं, ये क्या है? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफिक भी कैसे? सेप्रोफिटिक। जबकि एनिमल्स भी क्या है हमारे? हेटेरोट्रॉफिक हैं, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेलोजोइक, जो दूसरों से खाना लेकर निगल रहे हैं, अंदर जाकर डाइजेशन कर रहे हैं, डेड डिके के ऊपर काम नहीं करते। लेकिन आपने डेड डिके के ऊपर काम करते हुए देखे? जैसे जितने भी आपकी वल्चर्स हैं, चील हैं, ये सारे क्या हैं? हमारा गला सड़ा खाना, डीकम्पोज, जो कोई जानवर मर गया है उसके ऊपर खाने के लिए आ जाते हैं। तो हम सम सॉर्ट ऑफ सेप्रोफिटिक भी बोलेंगे। लेकिन इन सेप्रोफाइट्स और इन सेप्रोफाइट्स को हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? फंजाई ऐसे सेप्रोफाइट्स हैं जिनके पास क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल दे दिया जाए आपको और फंजाई का सेल दे दिया जाए, तो आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसके सेल के बाहर दो कवरिंग दिखाई देंगी, जबकि एनिमल सेल में क्या है? एक ही कवरिंग दिखाई देगी आपको, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये जो बाहर की कवरिंग है, ये किससे बनी होती है? काइटिन। ये एक मॉलिक्यूल है। हम जब बायोमॉलिक्यूल्स आगे जाकर पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे कि इसका नेचर क्या होता है। काइटिन से बनी हुई है। अभी आपने सिर्फ नाम याद करना है यहाँ पर कि फंजाई का सेल वॉल किससे बना हुआ है? काइटिन से। जबकि एनिमल्स में क्या है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट का जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है? सेलुलोज। सेल वॉल इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, वहां पर है। लेकिन फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका दोनों का नेचर क्या है? अलग अलग है। यहाँ पर सेल वॉल काइटिन से बनी हुई है, यहाँ पर सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेलुलोज। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया या मोनरा हैं हमारे जिनके अंदर सेल वॉल देखी गई है। उस सेल वॉल का और प्लांट के सेल वॉल में बहुत डिफरेंस होता है। प्लांट का सेल वॉल किससे बना हुआ है? सेलुलोज से। जबकि बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ है? पेप्टोग्लाइकन। किससे बना हुआ है? पेप्टोग्लाइकन। तो ये जो हमने फीचर्स पढ़े, सेल टाइप, ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके आधार पर हमने क्या बनाया? अपने लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। तो अब इन 5 किंगडम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बने बच्चे? मोनरा में कौन से जीव आएंगे? Those unicellular prokaryotic organism having cell wall made up of पेप्टोग्लाइकन, कि वो एक कोशिकाओं वाले जीव जिनके पास सेल वॉल है और वो किससे बनी हुई है? पेप्टोग्लाइकन से बनी हुई है। प्रोटिस्टा में कौन से जीव आएंगे? यूनिसेलर यूकैरियोटिक। यहां पर क्या था? यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है। तीसरी जो हमारी किंगडम बनी दैट इज फंजाई, उसमें कौन से जीव आ जाएंगे? मल्टीसेलर यूकैरियोटिक। पहला जो यूकैरियोट आया था उसके पास एक ही कोशिका थी। अगले यूकैरियोट्स में क्या आ गया? मल्टीसेलर, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं हैं उनके शरीर में। हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ
काइटिन। सेल वॉल वहां पर है लेकिन उसका नेचर कैसा है, काइटिन है। नेक्स्ट किंगडम हमारी जो बनी है दैट इज प्लांटी। उसमें क्या है, मल्टी सेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेलुलोज से। एनिमलिया आ जाएगा, मल्टी सेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लैक सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट होती है। तो यहां पर हम इनको ऑटोट्रॉफिक बोल सकते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। कुछ आपको प्रोटिस्टा मिलेंगे ऑटोट्रॉफिक और कुछ आपको मोनरास भी मिलेंगे ऑटोट्रॉफिक। आपका जो फंजाई और एनिमिलिया है दे आर कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक, वो दूसरों से ही खाना ले रहे हैं। तो हम दो टर्म्स पढ़ते हैं बच्चे, एक ऑब्लिगेट और दूसरी होती है फैकल्टेटिव। ये दो टर्म्स पढ़ेंगे हम। कई बार आप जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो कुछ बैक्टीरिया या हम एल्गी वगैरह पढ़ेंगे तो उनके आगे लिखा होता है दे आर कंप्लीटली ऑब्लिगेट या दे आर फैकल्टेटिव। तो मैं ये छोटी सी टर्म्स आपको बताना चाहती हूँ। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंप्लीटली। जैसे हम कहें कि फंजाई, ऐसी कोई फंजाई आपको नहीं दिखाई देगी जो अपना खाना खुद बना सके, तो दे आर ऑब्लिगेटरी हेट्रोट्रॉफिक, मतलब ये हमेशा दूसरों से ही खाना लेंगे, खुद नहीं बनाएंगे। ऐसे ही कोई भी एनिमल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, तो दे आर ऑब्लिगेटरी हेट्रोट्रॉफ। तो हम क्या लिख सकते हैं, फंजाई एंड एनिमिलिया आर obligatory heterotrophs। जबकि फैकल्टेटिव में क्या आएगा बच्चे, एक्चुअल में तो ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। एक्चुअल में क्या है, ये मान लो आपके आगे लिखा हुआ है फैकल्टेटिव हेट्रोट्रॉफ, फैकल्टेटिव हेट्रोट्रॉफ लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा कि एक्चुअल में तो ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन अगर उनको फोटो लाइट मिल रही है तो दे शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये अपना मोड चेंज कर सकते हैं। फैकल्टेटिव मतलब मे और मे नॉट, कि एक्चुअल में तो वो हेट्रोट्रॉफ है, लेकिन अगर उनको लाइट मिल जाए तो वो क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक भी हो जाएंगे। अगर यही टर्म कैसे लिखी हुई हो, फैकल्टेटिव ऑटोट्रॉफ, एक्चुअल में तो क्या है, वो ऑटोट्रॉफ है, लेकिन अगर सनलाइट नहीं मिल रही है तो दे स्विच टू हेट्रोट्रॉफ। तो ऑब्लिगेट मतलब अगर सनलाइट नहीं है तो दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड, दे डाई, मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है उनके पास कि वो स्विच ऑन हो सके। दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन फैकल्टेटिव क्या है, वो चेंज कर सकता है। अगर हेट्रोट्रॉफिक है तो इट कैन चेंज टू ऑटोट्रॉफिक कंडीशन के हिसाब से। फैकल्टेटिव ऑटोट्रॉफ है तो इट कैन चेंज टू हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हमने जर्नल इंट्रोडक्शन की कि हमारी लिविंग वर्ल्ड में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से RH विटाकर ने कितनी किंगडम बनाई, 5 किंगडम बनाई, और यही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की किंगडम आज भी हमारे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। और उसने 3 बेसिक फीचर्स लिए उन क्लासिफिकेशन को बनाने के लिए, उन किंगडम्स को बनाने के लिए, सेल टाइप, ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे किंगडम मोनरा। थैंक यू।